नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नए राष्ट्रपति के लिए 17 जुलाई को मतदान, 20 जुलाई को नतीजे। चुनाव आयोग 14 जून को जारी करेगा सूचना। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान आगजनी और हिंसा, मंदसौर में कर्फ्यू, डीएम को सहनी पड़ी नाराजगी, केंद्र ने भेजे 1100 जवान। रिजर्व बैंक की चेतावनी, किसान कर्ज माफी से बढ़ेगा महंगाई का खतरा, ब्याज दरों में बदलाव नहीं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बड़ा हादसा, पटाखा कारखाने में लगी आग, 18 मजदूरों की मौत, कई घायल। ईरान की संसद, अयातुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर आतंकी हमला, 12 लोगों की मौत, 3 आतंकी ढेर, आईएस ने ली जिम्मेदारी। और आइए देखते हैं पहली खबर। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन अब कई और इलाकों तक पसरता जा रहा है। मंदसौर के बाद आज कुछ और जिलों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। राज्य के अर्धसैनिक बलों के 1100 जवान भेजे गए हैं। कल यहां पर गोलीबारी में 6 किसानों की मौत हुई थी। राहुल गांधी कल पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस पर राजनीतिक दलों में बयानबाजी भी तेज हो गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। आंदोलनकारी किसानों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। हजारों किसान अब भी सड़कों पर मौजूद हैं। बाजार पूरी तरह बंद है। पुलिस वालों ने इन लड़कों से कहा, काश्तकारों से, कि चलो अपन बैठ के इन्हें समझौता कर लेते हैं। फिर उनको भाई चौपाटी पे ला करके गोली मार के रवाना हो गए। न कल भी लाठीचार्ज और गोली बारिश हुई। ये गोली हवा में फायरिंग होती है, उसके बाद गोली चलती है किसी किसानों पे भी। किसानों का गुस्सा आला अधिकारियों पर भी उतरा। मंदसौर के जिला अधिकारी एसके सिंह के साथ धक्का मुक्की की गई। जिले के मालिक को सामने गोलियां चल गई। आंदोलनकारियों ने उनसे पूछा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। देखिए, इनको आश्वासन दिया है टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना, और कोई भी आदेश नहीं था गोली चलाने का। रतलाम और नीमच में भी मोबाइल और इंटरनेट बंद है। मंदसौर शहर और पीपलिया मंडी में कर्फ्यू जारी है। जिले के बाकी हिस्सों में धारा 144 लागू है। राज्य में आंदोलन दूसरे इलाके में फैल गया है। देवास में कई वाहनों में आग लगा दी गई। भोपाल में भी प्रदर्शन हुए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन से निपटने के उपायों की समीक्षा की। भोपाल में भी राज्य कैबिनेट ने 1000 करोड़ रुपए का कृषि मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने का फैसला किया। साथ ही कृषि समाधान योजना के तहत कम ब्याज दर पर कर्ज और ऋण चुकाने के लिए भी कर्ज देने का फैसला हुआ। कृषि उपज मंडियों में बिक्री पर मिलने वाला जो भुगतान है वो चेक के स्थान पर आरटीजीएस से किया जाएगा और 50% तक का नगद भुगतान किया जाएगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार किसानों के मुद्दे को दबाना चाहती है। एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व पर ये आरोप लगा रहे हैं। अगर कोई तत्व हैं तो ये बीजेपी और बीजेपी के समर्थक वाले जो संगठन हैं, जो लीपापोती करना चाहते हैं। किसानों के हितों की ये जो लड़ाई है, कांग्रेस और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। और आंख मिचौली कर रहे हैं, पहले 10 लाख फिर 1 करोड़, यानी किसी तरह से भी किसान के मुद्दों को दबाना चाहते हैं। The culprits must be brought to book, adequate compensation, and meet the demands of the farmers that you yourself have promised. सरकार का आरोप है कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। भी कर रहे, मुख्यमंत्री ने खुद कहा वो मिल रहे और समस्याओं का समाधान कर रहे। और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इतना साल कृषि क्षेत्र को इन्होंने अनदेखा किया, ऐसी पार्टी इसको पॉलिटिकल राजनीतिक रंग देके हिंसा को प्रोत्साहन करना एक गलत है। मैं उसका निंदा करता हूँ। मित्रों, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी किसानों का आंदोलन शुरू हो गया था। किसान कर्ज माफी और फसलों के उचित मूल्य जैसी 20 मांगे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसानों के इस आंदोलन और सरकारों के रुख पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर विजय कृष्णन, जो कि ज्वाइंट हैं ऑल इंडिया किसान संघ से। स्वागत। जिस तरीके से ये पूरा आंदोलन पहले मैं कहूँ महाराष्ट्र और अब मंदसौर और कई ज़िलों में ये मध्य प्रदेश में फैल रहा है,
आखिर क्यों किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? ऐसी क्या मांगे हैं जो आपकी मांगें सरकार पूरी नहीं कर पा रही है या जिनको लेकर आप लगातार पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं? देश भर में किसानों का एक गहरा संकट है और इसी मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सरकार में आई थी। ये कहे थे कि किसानों को अच्छे दिन ले आएंगे और स्वामीनाथन कमीशन जो कहा कि उत्पादन के खर्च पर कम से कम 50% जोड़ते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा, ये जो वादे थे इससे इस सरकार पीछे हटी। और आप अगर देखेंगे महाराष्ट्र में भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, राजस्थान में भाजपा सरकार है, हर जगह चुनाव जीतने के बाद उनके वादों से वो पीछे हट रहे। तो किसान अपना गुस्सा का जाहिर करने के लिए सड़कों पर आ रहे, दाम नहीं मिल रहा है, किसान का उत्पादन का खर्च अगर 100 रुपया है उसको 50 रुपया भी नहीं मिल रहा है। कम से कम जो लागत है उतना कम से कम उससे ज़्यादा उसको मिलना चाहिए, तभी तो वो ज़िंदगी आगे चला पाए। आप लोग केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई इन मांगों को लेकर चर्चा या फिर मैं कहूँ कि मेमोरेंडम जो देने की एक रवायत होती है? हाँ, हम लोग सरकार आने के तुरंत भाजपा का सरकार में आने के तुरंत बाद हम लोग कृषि मंत्री से मिले और हम लोग कहे जो आपका घोषणा पत्र में लिखा है कि स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश उसको लागू करेंगे, उसको लागू कीजिए। वो सीधा बोले कि ये सब चुनाव के समय में बोलने वाले बात है, उसको आप इतना सीरियसली मत लीजिए। और बाद में इस सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दी कि ये नहीं हो सकता और उनका अध्यक्ष ये कहे कि ये सब जुमला है, सिर्फ चुनावी जुमला है। तो ये एक संवेदनहीन एक रवैया है इस सरकार का। तो इसी के खिलाफ किसान ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार कह रही ई मंडी के सिस्टम को उन्होंने कहा कि हम लागू कर रहे हैं, कई जगहों पर एक प्रयोग के तौर पर शुरू भी किया गया। इसके अलावा कहा गया कि जो दूसरे संसाधन हैं जो किसान इस्तेमाल करते हैं उनको कम लागत पर या कम ब्याज पर उनको मुहैया कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि कुछ और मामूली ऋण पर उनको इक्विपमेंट दिए जाएंगे। क्या ये कारगर नहीं है? नहीं, ये सरकार जो है आंख बंद करके दिन को रात घोषित कर रहे हैं। ये ऐसी बात है कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, सुबह सुबह की बात है। तो जो बोलते हैं, जो असलियत है, जो किसानों का जो स्थिति है उसके बारे में ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और लगातार ये देखा जा रहा है जो किसान अपना जो खर्च होता है वो किसान को नहीं मिल रहा है। अभी ये जो ई मार्केट का बात कर रहे हैं, आज भी 2 पेज का प्रचार उनका हर अखबार में आया है। कुछ ही दिन पहले आंध्रा और तेलंगाना का बात थी जहां जो मिर्ची का किसान है उसका उत्पादन का खर्च 10,000 के आसपास होता है, उनको 1,500 या 2,000 रुपया पर क्विंटल मिल रहा है। और उसी तरीके से दलहन का जहां अगर देखेंगे, दाल का, अरहर दाल का बात है, कुछ ही दिन पहले गुलबर्गा के वहां उत्पादन का खर्च 6,000 के ऊपर है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 8,000 के आसपास है उत्पादन का खर्च। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है 5,050 और किसान को 4,000 भी नहीं मिल रहा। ये कई राज्यों का हाल है। अब एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपकी मांगों पर सरकारें रिएक्ट कर रही हैं, हालांकि आंदोलन हिंसक भी हो रहा है कई जगहों पर, तो फिर रास्ता बचता क्या है? आगे करेंगे क्या? हम लोग इस सरकार 2014-15 में सबसे पहले हमला किसानों पर जो किया वो किसानों का ज़मीन का अधिग्रहण के लिए एक ज़मीन अधिग्रहण कानून ले आए, अध्यादेश ले आए थे कि एक खुला छूट था किसानों का ज़मीन कॉरपोरेट ताकतों के लिए आसानी से लिया जाए। आज हमारे पशुधन पर भी वो हमला हो रहा है, जो अभी कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया कि बाजार में पशुओं को बेचने में एक रेस्ट्रिक्शंस ले आ रहे हैं। तो ये जो सरकार है, जब इतना एक आत्मविश्वास से वो ले आए थे एक जमीन अधिग्रहण अध्यादेश, उसके खिलाफ हम लोग एक व्यापक एकता बनाए, मुद्दा आधारित एकता बनाए, जिसमें हम लोग का कुछ मतभेद भी हो पर इस मुद्दे पर एकजुटता रहा। अलग अलग किसान संगठन, खेत मजदूर, आदिवासी दलित संगठन सब एक साथ आए इस मुद्दे पर भी।
अभी उसी एकता हम लोग देश भर में बनाएंगे और आने वाले दिनों में इस आंदोलन जो आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है, ये पूरा देश भर में होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी मांगे हैं उन पर सरकार गंभीरता से विचार करे और जो किसानों का दर्द है उसे कुछ कम करने के उपाय सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल को लेकर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हैं। आज शिवसेना के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की बैठक का बहिष्कार भी किया। तो उधर हड़ताल के चलते मंडियों में सब्जी और दूध की कमी बढ़ गई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में किसानों की हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। किसान आंदोलन के बीच पिछले 24 घंटे में 4 किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। नासिक, सतारा, नांदेड़ और वर्धा में कर्ज के चलते किसानों ने जान दे दी। हड़ताल की वजह से ग्रामीण इलाकों से सब्जी और दूध की आवक कम रही। किसान हड़ताल से राज्य में कृषि उपज मंडियों में होने वाले करोड़ों रुपए के कारोबार पर असर पड़ा है। सब लोग आज किसानों के साथ है। पहले 2-3 दिनों में ऐसे लगा कि ये किसान खुद का अनाज खराब कर रहे हैं, लेकिन बाद में सबको आज एहसास हुआ है कि ये किसान जो कर रहा है, ये ऐलान जो आज पूरे देश में पहला यह संप है, जो पूरे राष्ट्र में का पहला संप है कि जो किसानों ने आज किया है और ये संप के साथ आज सब समाज साथ में खड़ा है। इधर किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी और शिवसेना में तकरार बढ़ने लगी है। बुधवार को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में शिवसेना के मंत्री नहीं पहुंचे। हालांकि शिवसेना का कहना है कि उसने मुख्यमंत्री को इस बारे में बता दिया था। कर्ज माफी की जो योजना तैयार होगी उसमें शिवसेना को साथ में लेकर ही बातें हम मंजूर कर सकते हैं। शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे की जानकारी बिना कोई बात नहीं हो सकती। हम उनकी जो सम्मति है वो लेकर के आगे जाएंगे। शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी के चाबुक ने किसानों को बर्बाद कर दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख में कहा गया कि नोटबंदी ने किसानों को फसल को मिट्टी के मोल बेचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया कि 31 अक्टूबर से पहले वो किसानों के कर्ज माफ कर देगी और सरकार किसानों के साथ हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार है। जो किसान नेता है उनके जो विषय है उसको सुनने के लिए और उसमें निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री महोदय खुद उसमें पॉजिटिव है। महाराष्ट्र में करीब एक हफ्ते से कई इलाकों में किसान कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने, दूध के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि किसान कर्ज माफी से राजकोषीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। बुधवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी त्रैमासिक मौद्रिक और ऋण नीति का ऐलान करते वक्त उर्जित पटेल ने कहा कि कर्ज माफी के चलते राजकोषीय घाटे को लेकर पिछले 2 साल में जो काम किया गया वो बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे महंगाई का खतरा बढ़ेगा। आरबीआई के मुताबिक राज्यों की राजकोषीय स्थिति ठीक होने पर ये फैसले लिए जाएं। मानसून की चाल, जीएसटी लागू होने के बाद के जोखिम और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही रिजर्व बैंक ने जीडीपी का अनुमान 7.3% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति में महंगाई के नरम रहने की उम्मीद जताई है। आरबीआई के मुताबिक पहली छमाही के दौरान महंगाई दर 2 से 3.5% के दायरे में रह सकती है। और फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। 8 जून को ब्रिटेन में चुनाव। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के लिए चुनाव अहम। भारत ब्रिटेन संबंधों पर भी हो सकता है असर। देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे। देश के नए राष्ट्रपति के लिए 17 जुलाई को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने आज राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। आयोग ने बताया कि हरियाणा चुनाव से सबक लेते हुए इस बार विशेष स्याही वाले पेन से मतदान होगा। चुनाव नतीजों का ऐलान 20 जुलाई को होगा। आयोग ने बताया कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराने के बारे में तकनीक विकसित करने की कोशिश भी चल रही है।
मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बुधवार को राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया। चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 14 जून को जारी करेगा। नामांकन भरने का आखिरी दिन 28 जून है। 29 जून को पर्चों की जांच होगी। 1 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। जरूरत होने पर 17 जुलाई 2017 को मतदान और 20 जुलाई को गिनती होगी। यदि पोल आवश्यक हुआ उसकी तिथि 17 जुलाई 2017 सोमवार के दिन। डेट ऑन विच काउंटिंग इफ रिक्वायर्ड शैल बी टेकन 20th जुलाई 2017 विच इज थर्सडे। मतगणना की तिथि 20 जुलाई 2017 थर्सडे के दिन। संसद में बने पोलिंग स्टेशन पर निर्वाचित सांसद वोट करेंगे। वहीं निर्वाचित विधायक संबंधित राज्यों की विधानसभा में अपना मतदान करेंगे। सभी मतदाताओं को वोट के लिए एक खास तरह की पेन मुहैया कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ये गुप्त मतदान और कोई भी दल चुनाव के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकता। नहीं, देखिए, इस पेन की खासियत ये है कि ये हमारे इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में बनाया गया है और इसका जो इंक है वो बाकी सभी रोशनाइयों से, बाकी सब स्याहियों से फर्क है और इसी पेन को इस्तेमाल करने से अगर कोई व्यक्ति दूसरा पेन का इस्तेमाल करेगा तो वो वोट इनवैलिड माना जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी हैं। वहीं जमानत राशि 15,000 होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और 31 विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेंगे। ये निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रक्रिया के आधार पर होता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को तीसरी बार राज्यसभा में भेजने पर फैसला अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद होगा। सीपीएम पॉलिट ब्यूरो की बैठक में इस मुद्दे पर फैसले को टाल दिया गया। सीताराम येचुरी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारेगा। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को तीसरी बार राज्यसभा भेजने पर 2 दिन तक चली सीपीएम पॉलिट ब्यूरो की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया, लेकिन बंगाल और केरल सीपीएम के बीच विरोध के चलते इस फैसले को टाल दिया गया। Let that notification of the Rajya Sabha be announced. There is no election as of now. And my party is not in the habit of going around announcing candidates when there is no election announced. Let the election be declared, election be notified, and then we will make the announcement. राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा होने के बाद उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के मामले में सरकार की ओर से अभी तक विपक्ष से कोई चर्चा नहीं की गई है। Has been that the government takes the initiative to try and build a consensus candidate. Then the next sentence begins by saying this has not happened. We therefore have decided to field a candidate who will uphold the constitutional principles of our republic. पोलित ब्यूरो की बैठक में कश्मीर की स्थिति, आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश और मीडिया पर हमलों को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में गोहत्या पर एनएसए कानून लगाने का फैसला संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि केरल के मुख्यमंत्री इसके लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों को साझा मंच पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पटाखा फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ। शहर से बाहर एक पटाखा फैक्ट्री में करीब 3 बजे अचानक धमाका हुआ और पूरी फैक्ट्री आग के गोले में बदल गई। हादसे के वक्त 46 लोग काम कर रहे थे। मलबे से अब तक 18 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। 26 लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के माचल सेक्टर में सेना ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। इस बीच सेना को एक और कामयाबी मिली। दरअसल हिजबुल आतंकी दानिश अहमद ने आज 21 राष्ट्रीय राइफल्स के सामने सरेंडर कर दिया। कजाकिस्तान के अस्ताना में 8 जून से शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे भारत और शंघाई सहयोग संगठन के बीच संबंध और मजबूत होंगे। सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को संगठन की पूर्ण सदस्यता मिलेगी। भारत का इससे जुड़ने का मकसद व्यापार, संपर्क, बैंकिंग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को बढ़ाना है।
अब पढ़ाई की फीस डिजिटल तरीके से भरनी होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए कॉलेज, विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षिक संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने सभी उच्च संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वो इसके लिए ज़रूरी दिशा निर्देश जारी करें। कैंटीन और हॉस्टल में भी ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने की बात कही गई है। सरकार ने कहा कि विश्वविद्यालयों में एक अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो इससे जुड़ी मासिक रिपोर्ट यूजीसी को सौंपे। असम में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। राज्य की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं और प्रशासन ने 130 राहत शिविर बनाए हैं। उधर हिमाचल में तेज बारिश के चलते सोलन में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। पानी में डूबी फसल और नदियों में तब्दील सड़कें। असम में मॉनसून के साथ बाढ़ परेशानियों का सबब बनकर आई है। राज्य की 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। लखीमपुर और करीमगंज जिले के 140 गांव के 1 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। 400 एकड़ खेती तबाह हो गई है। करीमगंज सबसे ज्यादा पीड़ित है। यहाँ 97,000 से ज्यादा लोग बेहाल हैं। लखीमपुर का भी कुछ यही हाल है। यहाँ करीब 4,500 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जो बांध दिले बांधर कारण पानी बेसि होइसे নহলে আগৰ পৰা पानी হৈ থাকে ইয়াত কিন্তু ইয়াতকে কম হয় এতিয়া এই বছৰ বেছি হৈছে। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है। लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पीड़ित इलाकों में 130 राहत शिविर बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और आंधी से पेड़ सड़कों पर गिरने से यातायात पर भारी असर पड़ा। सोलन के बद्दी में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। इधर उत्तर भारत के कुछ इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में भी बादल छाए रहे, जिससे मौसम सुहाना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में चीन सैन्य अड्डा बना सकता है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का ये दावा है। 97 पन्नों की रिपोर्ट में पेंटागन ने चीन की सैन्य तैयारियों पर विस्तार से लिखा है। उसके मुताबिक चीन विदेशी बंदरगाहों में अपनी पकड़ बनाने में जुटा हुआ है। चीन ने 2016 में जिबूती में भी सैन्य बेस बनाने की शुरुआत की थी, जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीन ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन इसका इस्तेमाल सैन्य अड्डे के तौर पर करेगा। ईरान की संसद और क्रांतिकारी नेता आयतुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर बुधवार को हुए 2 अलग अलग आतंकी हमलों में कम से कम 12 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में एक महिला आत्मघाती हमलावर शामिल है। आतंकी संगठन IS ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इन हमलों को कायरतापूर्ण बताया है, तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ईरान के विदेश मंत्री से बात कर हमले की निंदा की। बुधवार को कम से कम 4 बंदूकधारी ईरानी संसद परिसर में दाखिल हो गए। हमलावरों की गोलीबारी में सुरक्षा कर्मियों समेत कई लोग मारे गए। सुरक्षा बलों से घिरने पर एक हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस बीच तेहरान के दक्षिण में आयतुल्लाह खुमैनी के मकबरे में 3 से 4 सशस्त्र हमलावर घुस गए। यहां भी आतंकियों ने गोलीबारी की, जबकि एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। تو بیمارستان بعد 5 دقیقه 2-3 دقیقه صدای تیراندازی رو شنیدم و بعد دیگه همین شلوغ شد و نیروهای انتظامی اومدن خیابون رو بستن. تا حالا همینطور هست. चश्मदीदों के मुताबिक सभी आतंकी पिस्तौल और AK-47 से लैस थे। हमले के वक्त मजलिस का वक्त चल रहा था। सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक संसद परिसर से पकड़ा गया है। इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। ما اینجا وایساده بودیم یهو دیدیم مامورا چند نفر گفتن 5 نفر رفته داخل یه شلیک کردن ما حتی یکیشون دیدیم از اینجا زدن به قلبشون خورد همینطوری افتاد زمین بعد دیدیم اینجا گذاشتن داخل ویلچر بردنش داخل بیمارستان इधर मध्य तेहरान के इमाम खुमैनी मेट्रो स्टेशन पर भी धमाके की आवाज सुनी गई। हालात का जायजा लेने के लिए तेहरान सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई है। राजधानी तेहरान समेत तमाम जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।